चलो नेक्स्ट चैप्टर लिखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग होती है ना, बिल्डिंग, रोड ब्रिज डैम फ्लाईओवर्स, इन सबको बनाना पड़ता है। तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करते हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक। अब दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। पहला, जिस ईयर में स्टार्ट हुआ उसी ईयर में खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिस ईयर में स्टार्ट हो रहा है वो उस ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दोनों का अकाउंटिंग टेक्निक क्या है? अलग अलग है। ठीक है, लिखो। अंडर दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, cost and under this system of costing, cost and profit from a particular contract is calculated. नेक्स्ट लाइन में लिखो, there are two possibilities for completion of contracts. फर्स्ट लिखो, contract started and completed in same financial year. In same financial year लिखो। इसमें देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे हम।
फाइनल अकाउंट्स जैसे पढ़े हैं ना लास्ट ईयर हम लोग, पूरे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, ठीक है, पूरे इनकम्स क्रेडिट साइड में, ठीक, वो वही चाहिए। ये जो फॉर्मेट है ना, ये दोनों में काम आता है। जब कॉन्ट्रैक्ट जिस ईयर में स्टार्ट हुआ है उसी ईयर ख़त्म हो जाए, या जिस ईयर में स्टार्ट हुआ है उसी ईयर में कंप्लीट नहीं होके अगले साल या उसके 1 साल बाद 2 साल बाद कंप्लीट हो रहा है, दोनों में काम आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, देखो जिस ईयर में कंप्लीट होता है ना, तो ये पूरी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ हम आखिरी में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 5 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की वो प्राइस। फिर ये पार्ट नहीं लिखेंगे हम, WIP वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस और जितना प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस या बाय प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस ईयर स्टार्ट हो रहा है उस ईयर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें सेम लिखाएगी। वहाँ पे इसको नहीं लिख के, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को नहीं लिखते हैं हम, जितना काम हुआ है उसमें से कुछ काम सर्टिफाइड हो जाता है और कुछ काम सर्टिफाइड नहीं होता, उसको लिखने के बाद इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक में इसको लिखते हैं और एक में इसको लिखते हैं, इतना ही फर्क है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड किसको बोलेंगे,
कॉन्ट्रैक्टर ना काम करता है तो वो बताता है ओनर को कि मैंने इतने का काम कर दिया है, क्योंकि उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, काम करते जाएगा पैसा लेते जाएगा, तो उसको पैसा कैसे दे दे, वो बोल दिया मैंने 10 लाख का काम कर दिया तो हम मानेंगे नहीं उसको। तो उसके लिए क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट के पास जाता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, देखता है कितने का काम हुआ है, उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट बना दे। ठीक है, तो जैसे 10 लाख रुपीस का काम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है, तो आर्किटेक्ट उसको सर्टिफिकेट दिया 9 लाख का। ठीक है, तो कितने का काम उसने सर्टिफिकेट दे दिया, 9 लाख, उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। जितना काम हो चुका है और सर्टिफिकेट मिल गया किससे, आर्किटेक्ट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड। अब 10 लाख में से 9 लाख का सर्टिफिकेट मिला, टोटल 10 लाख का काम हो गया है, बट 9 लाख का सर्टिफिकेट मिला और 1 लाख का नहीं मिला, तो उसको बोलेंगे हम वर्क अनसर्टिफाइड। वो काम जो हो चुका है बट उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम वहां पे लिखते हैं। हो गया, लिख लिया इसको। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखे ना व्हेन, क्या लिखे, एंड कंप्लीटेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड लिखो, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड बट not completed in same financial year। लिखो, in this case the whole amount of profit is not transferred to, the whole amount of profit is not transferred to profit and loss account, but it is transferred to profit and loss account on the basis of work completed on the basis of work completed and certified। अगर हम हमारा काम या कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाता है, तो जितना प्रॉफिट और लॉस होगा वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में। बट जिस ईयर में आपने स्टार्ट किया उस ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको वो डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। लिखो, ए, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किसके बेसिस पे लिखवाया हमें, वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो लिखो ए, व्हेन परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, व्हेन परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25%, हम यही निकालते हैं इसमें कि कितना काम हुआ है, कितना परसेंट काम हुआ है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, लिखो, डैश करके लिखना, इन दिस केस द होल प्रॉफिट इज, द होल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू WIP अकाउंट, WIP अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट।
B, when percent of work certified is 25% or more, but less than 50%, but less than 50%. लिखो, in this case profit will be calculated as follow. Profit is equal to credit balance into 1/3 into cash received upon work certified. कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट. जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया ना, उसके डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखे, वो ही है क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब उधर अगर बैलेंस बचेगा तो डायरेक्टली कहां जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस. बट अगर ये केस है परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% या उससे ज्यादा बट 50% से कम है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, उस क्रेडिट बैलेंस को 1/3 से मल्टीप्लाई करके कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई. तब जितनी अमाउंट आएगी वो सिर्फ अमाउंट किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, ज्यादा चीजें जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक, थर्ड लिखो सी. व्हेन percent of work certified is 50% or more, but less than 90%. Profit is equal to same credit balance into 2/3 into cash received upon work certified. देखो दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, क्रेडिट बैलेंस दोनों में सेम है, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड सेम है. अगर आपका वर्क सर्टिफाइड का परसेंट 25% है या उससे ज्यादा बट 50% से कम है, तो यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/3. और वही 50% या उससे ज्यादा है बट 90% से कम है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 2/3. ठीक है, अगर आपका परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 23% आया तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ए, बी या सी. ए 25% से कम है. 25% आया तो किस में जाएगा, बी. उसको ए में नहीं लिखना है क्योंकि हमने ए में क्या लिखा है, लेस देन 25, और बी में लिखा है 25 और मोर. ठीक है, वैसे ही 50% आएगा तो सी में जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है 50 और मोर. ठीक है, समझ में आया. अब परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालना है हमको, क्योंकि परसेंट निकालेंगे तब तो पता पड़ेगा ना कि कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं हम. ठीक है, तो परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी रहेगी.
कितना काम हुआ है और कितना आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। बट ये तब निकालना है जब हमारा काम या हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेम फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तभी हमको ये 3 कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम ए में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं कि सी में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक ठीक है, देखो आपने अकाउंट बनाया है, उसमें सबसे पहले दिया है मटेरियल परचेज्ड, लिखे हो ना, फिर आपने क्या लिखा है, लेबर, फिर मटेरियल सेंड टू साइट। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जहां चल रहा है जिस साइट पे, वहां पे पूरे मटेरियल्स को नहीं रखा जाता, अलग से एक स्टोर बनाया जाता है जहां से मटेरियल क्या होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में भेजा जाता है। ठीक है, तो मटेरियल सेंड टू साइट वही है, मतलब स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आया। ठीक, उसके बाद आपने लिखा सुपरवाइजर सैलरी या कोई भी एक्सपेंस, सब किस में आ जाएंगे, डेबिट साइड। उसमें एक चीज लिखी हो, प्लांट इशूड, है ना, प्लांट का मतलब है मशीन, कॉन्ट्रैक्ट में मशीन्स यूज होती है, ठीक है, साइट पे, तो उसको हम लिखेंगे मशीन की कॉस्ट, जितने में हमने मशीन खरीदी या जितनी कॉस्ट मशीन की है। और उसी के बाद आपने क्रेडिट साइड में देखो आपने लिखा है मटेरियल एट साइट, और उसी के नीचे लिखा है प्लांट एट साइट, है ना। क्वेश्चन में आपको प्लांट इशूड या प्लांट की कॉस्ट दी रहेगी, ये दिया रहेगा आपको, बट प्लांट एट साइट नहीं दिया रहेगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। सबसे पहले प्लांट इशूड कॉस्ट, जितने में हमने प्लांट को इशू किया था, अब इसमें से लेस प्लांट लॉस्ट बाय फायर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट लिखेंगे हम, प्लांट लॉस्ट बाय थेफ्ट, इसकी भी कॉस्ट लिखेंगे हम, प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में जो मशीन यूज हो रही थी उसको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, तो वो प्लांट सोल्ड, कुछ मशीन हमने क्या कर दी, बेच दी, कॉस्ट, ये आ जाएगा रिमेनिंग प्लांट। इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आएगा आपका प्लांट एट साइट। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन पढ़े थे ना, उसमें असेट अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस या परचेस, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंस निकालते, बस वही कंसेप्ट है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट मिला, मशीन मिली, ठीक है, कुछ मशीन किसी रीज़न से ख़राब हो जाती है, फायर के कारण
या चोरी हो गई तो मेरे पास अब वो नहीं है, इसलिए क्या कर दोगे, माइनस करोगे। बट ध्यान ध्यान ये रखना है कि उसकी क्या माइनस कर रही है हर जगह पे, कॉस्ट, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये क्या होती है, कॉस्ट, जितने में मैंने लिया, तो वही अमाउंट को क्या करोगे यहाँ पे, माइनस, कॉस्ट को ही माइनस करेंगे। हमने प्लान क्या कर दिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ महीने यूज किया या साल भर यूज किया, उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब वो भी मेरे पास नहीं है अब, उसको भी क्या कर दोगे, माइनस, बट उसमें कौन किसको माइनस करोगे, कॉस्ट। फिर प्लांट सोल्ड, कुछ प्लांट हमने क्या कर दी, मशीन्स क्या कर दी, बेच दी, तो उसमें भी कॉस्ट माइनस करेंगे। अब जितना मेरे को प्लांट मिला था उसमें से ये जो चले गए चारों चीजें मैंने क्या कर दी, माइनस, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, रिमेनिंग प्लांट, जितनी प्लांट मशीन्स मेरे पास बच गई, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा क्योंकि साल भर यूज किया हूं या जितने मंथ यूज किया हूं, फिर जो बचेगा वो क्या होगा मेरा, प्लांट एट साइट। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। नोट लिखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्स्ट पॉइंट लिखो, if word per annum, if word per annum is given with the rate of depreciation then for calculating plant at site, then for calculating plant at site depreciation will be calculated on the basis of number of months plant is used at contract, number of months plant is used at contract। अगर डेप्रिसिएशन के रेट के साथ वर्ड पर एनम दिया हुआ है तो जितने मंथ्स हम प्लांट को यूज करेंगे उतना ही क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, जितना हमने कहाँ यूज किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, हम बनाएंगे। एक इसका भी आता है, ट्रांसफर ऑफ टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आज मेरे को प्लांट मिला, ठीक है, मैंने उसको 6 महीना यूज किया और फिर उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, तो जब 2000 की प्लांट मेरे को मिली, 6 महीना यूज किया, ठीक है, तो जब मैं 6 महीने यूज करने के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उस प्लांट को भेजूंगा तो क्या उसकी कॉस्ट 2000 ही रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें 6 मंथ का पहले क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। 2000 में किसी चीज को खरीदे और 6 महीने के बाद किसी और को दोगे तो वो उसने में नहीं रखेगा, उसमें क्या लेगा, कम प्राइस, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसलिए लिखवाया कि पर एनम अगर वर्ड दिया हुआ है तो हमको जितना यूज कर रहे हैं उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन with the rate of depreciation if word per annum is not given with the rate of depreciation then depreciation will be charged for whole year, for whole year irrespective of
नंबर ऑफ मंथ्स प्लांट हैज बीन यूज्ड एट साइट, irrespective of number of months plant has been used at site. ठीक है, अगर रेट के साथ वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं देखना है, कितने मंथ्स यूज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम पूरा पूरा क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन, जितना रेट दिया रहेगा उसको पूरा चार्ज करके यहाँ पे प्लांटेड साइट निकालेंगे। ठीक है, और ये बहुत छोटी चीज़ पर बहुत बड़ी गलती जो हो सकती है और होती है इस चैप्टर में, और इसके कारण पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा आपका, क्योंकि प्लांट इशूड सही लिखने के बाद प्लांट एट साइड अगर आप गलत लिख दोगे तो प्रॉफिट गलत आएगा, फिर जो अभी मैं फॉर्मूले लिखवाया दो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो सब गलत हो जाएगा आपका आगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक, कल से बनाएंगे क्वेश्चंस।